रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। चांदनी रात अपने पूरे शबाब पर थी, लेकिन शांत वातावरण में हर चीज़ सुकून से सो रही थी। इसी शांति के बीच सुधा का मन किसी बेचैनी में गुजर रहा था। उसने कई बार करवटें बदली, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। ऐसा लगता था मानो कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जिसे पूरा करना है, पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या। सुधा का जीवन साधारण था, या कहें कि सबकी नज़र में पूरा था। एक छोटा सा परिवार, पति रमेश और 2 बच्चे। रमेश का एक प्रतिष्ठित किसान था और लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी का कायल थे। सुधा भी घर की जिम्मेदारियों में रम चुकी थी, लेकिन आजकल उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कुछ छूट गया हो, कुछ ऐसा जो शायद उसके जीवन का हिस्सा बन सकता था, पर बन न सका। सुधा की शादी को 10 साल हो चुके थे। इन सालों में उसने रमेश और बच्चों के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। लेकिन आज जब बच्चे बड़े हो गए थे और रमेश अपने काम में मसरूफ़ था, तो उसे अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह आवाज़ जो उसे कहती थी कि उसके अंदर कुछ और भी है, एक और पहचान जो उसने अब तक अनदेखी की थी। सुधा को याद आया कि वह एक बहुत अच्छा लिखती थी। कॉलेज के दिनों में उसकी कहानियाँ पत्रिकाओं में छपती थी। लोग उसकी रचनात्मकता की तारीफ किया करते थे, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियों के बोझ तले यह सब पीछे छूट गया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह फिर से लिख सकती है। हर दिन सुबह से शाम तक घर, बच्चे और खेती की देखभाल में ही निकल जाता था। लेकिन आज जब बच्चे अपने स्कूल और दोस्तों में मसरूफ़ थे और रमेश अपनी खेती के काम में डूबा रहता था, तो वह खाली समय में अपनी पुरानी कहानियाँ और कविताओं के बारे में सोचने लगी। क्या मैं फिर से लिख सकती हूँ? उसने खुद से पूछा, लेकिन साथ ही उसे यह भी डर सताने लगा कि इतने सालों के बाद क्या वह पहले की तरह लिख पाएगी? क्या लोग उसकी कहानियों में दिलचस्पी लेंगे? अगले दिन सुधा ने अपना पुराना बक्सा खोला। उसमें उसने अपनी पुरानी डायरी और कुछ पत्रिकाएं रखी थीं, जिनमें उनकी कहानियां छपी थी। उसने डायरी के पन्ने पलटे और अपनी पुरानी लिखी कविताएं पढ़ी। उन कविताओं ने उसकी आंखों में एक नई चमक भर दी। मैंने इतना अच्छा लिखा था, उसने सोचा, फिर क्यों छोड़ दिया? रमेश उस वक्त खेत पर गया हुआ था और बच्चे स्कूल में। सुधा ने एक बार फिर कागज और कलम उठाई। हाथ कांप रहे थे, पर दिल में एक अजीब सी उत्सुकता थी। वह लिखने बैठी, लेकिन शब्द निकल ही नहीं पा रहे थे, जैसे सब कुछ मन के भीतर ही दबा हुआ हो। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन कागज को खाली ही छोड़ा। शाम को रमेश जब घर लौटा, तो उसने सुधा को कुछ गुमसुम पाया। क्या हुआ सुधा, तुम ठीक तो हो? रमेश ने चिंता जताई। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, सुधा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। पर रमेश ने उसकी आंखों में छिपी बेचैनी को पहचान लिया। वह जानता था कि सुधा के मन में कुछ चल रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या। कुछ दिन बीत गए। सुधा ने कई बार लिखने की कोशिश की, पर हर बार उसे लगता कि उसके शब्द अधूरे हैं। उसकी कहानियाँ पहले जैसी प्रवाह वाली नहीं रही थी। एक रात उसने रमेश से इस बारे में बात करने का फैसला किया। रमेश, उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अधूरा छोड़ दिया है। रमेश ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या अधूरा? लिखना? मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं फिर से लिख सकती हूँ। शादी के बाद सब कुछ बदल गया और मैंने खुद को तुम्हारे और बच्चों के लिए समर्पित कर दिया।
पर अब मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ अधूरा है। रमेश ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से मुस्कुराया। सुधा, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अगर तुम्हें लिखने से खुशी मिलती है तो इसमें गलत क्या है? तुम फिर से लिख सकती हो। मैं और बच्चे तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। सुधा ने रमेश की ओर देखा। उसकी आंखों में नमी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रमेश उसे इतनी आसानी से समझ जाएगा। उसके मन में जो बोझ था वह अचानक हल्का हो गया। उसने उसी रात तय किया कि अब वह पीछे नहीं हटेगी। अगले दिन सुधा ने फिर से कागज और कलम उठाई। इस बार उसके हाथ कांपे नहीं, शब्द जैसे खुद ब खुद बहने लगे। उसने एक छोटी कहानी लिखी और जब उसने उसे पढ़ा तो उसकी आंखों में चमक थी। यह चमक थी जो उसने सालों पहले खो दी थी। उसने रमेश को कहानी सुनाई। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी है। तुमने बिल्कुल सही किया। सुधा का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने एक बार फिर से अपने अंदर के लेखक को जगा लिया था, लेकिन फिर भी उसे महसूस हुआ कि यह शुरुआत है, पर अभी कुछ अधूरा है, जैसे उसकी कहानियाँ पूरी नहीं हो रही थी। वह हर कहानी को एक मुकाम तक तो ले आती, लेकिन आखिर में उसे लगता कि कुछ छूट गया है। वह फिर से अपने लिए शब्दों को पलटती, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलता। सुधा को समझ आया कि जिंदगी की तरह कहानियाँ भी हमेशा पूरी नहीं होती। कुछ बातें, कुछ अच्छाएँ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन यही अधूरापन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब उसे अंदर की आवाज़ सुनाई देने लगी और उसने स्वीकार कर लिया था कि यह अधूरापन ही उसके जीवन और लेखन का हिस्सा है। उस रात सुधा ने अपने जीवन की सबसे सुंदर अधूरी कहानी लिखी। इस बार उसने उसे पूरा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे उसी अधूरेपन में छोड़ दिया। उसने महसूस किया कि कभी-कभी अधूरी बातें भी अपने आप में पूरी होती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।